इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 6 का सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आज हम लोग चैप्टर 15 को पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर 15 का टाइटल है नॉर्थ इंडिया आफ्टर मौर्यंस एंड संगास। मौर्यंस और संगास डायनेस्टी के बाद नॉर्थ इंडिया का क्या हुआ उसके बारे में जो स्टोरी है इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है। डीएवी क्लास 6 के लिए मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं सभी को मैंने सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज अलग अलग करके प्लेलिस्ट में रख दिया है। आप वहां से जाकर उन वीडियोस को कभी भी देख सकते हैं। डीएवी स्कूल के ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस चैप्टर का स्टोरी शुरू होता है मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन से। जब मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो जाता है तो नॉर्थ इंडिया में क्या क्या होता है अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। शुरू में यहाँ पे बताया गया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। जब मौर्यन एम्पायर खत्म हो जाता है द पावर केम इनटू द हैंड्स ऑफ संगाज इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडिया का जो पावर है वो संगाज के हाथ में आ जाता है। देयर वर मेनी इन्वेजन्स इन द नॉर्थ आफ्टर द फॉल ऑफ संगाज। फिर संगा डायनेस्टी भी खत्म हो जाता है और उस समय बहुत सारे इन्वेजन्स होते हैं, यानी कि बाहर से विदेशी हमारे इंडिया में घुसते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं? इंडो ग्रीक्स हमारे इंडिया में आते हैं, यानी कि ग्रीस से कुछ लोग आते हैं। उसके बाद सक्स आते हैं और पार्थियंस आते हैं। कलिंगा एंड आंध्र प्रदेश बिकेम इंडिपेंडेंट। कलिंगा जिसको अभी हम लोग ओडिशा बोलते हैं और आंध्र प्रदेश का नाम चेंज नहीं हुआ है, दोनों उस समय एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। कुशन्स द इन्वेडर्स, कुशन जो कि एक इन्वेडर थे, बाहर के आक्रमणकारी थे, मेड इंडिया देयर होम, उन्होंने इंडिया को ही अपना घर बना लिया। सेटल्ड हेयर, यहीं पे सेटल हो गए। लेटर दे बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, और धीरे धीरे वो इंडियन सोसाइटी के ही पार्ट बन गए। अमॉन्ग इंडो ग्रीक द मोस्ट फेमस रूलर वाज मेनांदर। इंडो ग्रीक यानी कि जो ग्रीस से आने वाले आक्रमणकारी थे उसमें से एक फेमस रूलर का नाम यहाँ पे दिया गया जिनका नाम मेनांदर था। ही एडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड स्टेबलाइज हिज रूल ओवर पंजाब एंड कश्मीर। उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था और उन्होंने अपना रूल, अपना शासन पंजाब और कश्मीर पे स्थापित कर लिया था। ही रूल्ड फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ गांधार, उन्होंने वो जो थे रूल करते थे, शासन करते थे गांधार से, यानी कि उनका राजधानी गांधार था। His coins have been found in many parts of North India, और नॉर्थ इंडिया में उनका बहुत सारी जगहों पे कॉइन्स मिला है। कॉइन्स मिलने का मतलब मेरे लिए ये होता है कि उनका फैलाव नॉर्थ इंडिया में काफ़ी जगहों पे था। वो लोग व्यापार उस कॉइन को यूज़ करके करते थे, तभी तो नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह पे उनका कॉइन मिला होगा। एक और फेमस इंडो ग्रीक रूलर का नाम यहाँ पे दिया गया है जिनका नाम था हेलियोडोरस। ही एडॉप्टेड वैश्वनिज्म, उन्होंने वैश्वनिज्म यानी कि हिंदू धर्म को अपना लिया था। ही बिल्ट अ ग्रैंड ध्वज पिलर एट बेसनगर, और उन्होंने ही ग्रैंड ध्वज पिलर की स्थापना की थी जो कि बेसनगर में है। आगे यहाँ पे बताया गया द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडो ग्रीक इज मैनीफोल्ड इन द फील्ड ऑफ नाट्य शास्त्र, कॉइनेज, स्कल्पचर, फिलॉसफी एंड ट्रेड। उन्होंने बहुत सारे फील्ड में अपना योगदान दिया था, जैसे कि नाट्य शास्त्र यानी कि जो नाटक की कला होती है, नाटक करने की कला, कॉइनेज यानी कि सिक्के बनाने की कला, स्कल्पचर यानी कि मूर्ति बनाने की कला, फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, और ट्रेड यानी कि व्यापार। द शक ओरिजिनली बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। इंडो ग्रीक्स के बाद शक भी आए थे इंडिया में जो कि ओरिजिनली सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। दे डिफीटेड द बैक्टीरियंस एंड इंटर्ड इंडिया। इंडिया में आते ही उन्होंने ग्रीक्स को हराया था, उनको हम लोग बैक्टीरियंस बोलते हैं। द शक्स गोट डिवाइडेड इनटू 5 ब्रांचेस एंड स्टेबलाइज देयर रूल इन पंजाब एंड अफगानिस्तान। शक 5 भाग में डिवाइड हो गए और उन्होंने पंजाब और अफगानिस्तान पे कब्जा जमा लिया। देयर कैपिटल वाज तक्षशिला विच इज नाउ नेम्ड एज रावलपिंडी विच इज इन पाकिस्तान, और उनका जो राजधानी था वो तक्षशिला था जो कि अभी रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है और ये अभी पाकिस्तान में है। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद मेनली 4 इन्वेजन होता है, जिसमें कि पहला है इंडो ग्रीक्स का इन्वेजन, दूसरा है शक का इन्वेजन, तीसरा है पार्थियंस का इन्वेजन और चौथा है कुशन्स का इन्वेजन। ये जो इंडो ग्रीक्स थे ये कहाँ से आए थे? ये आपके आए थे ग्रीस से, इसका नाम से ही आपको याद हो जाएगा। ये जो शक है ये आपके आए थे सेंट्रल एशिया से। ये जो पार्थियंस है ये आपके आए थे ईरान से, जिसका पहले पर्सिया नाम था। और ये जो कुशन्स है ये आए थे आपका वेस्ट चाइना से। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक हमने जो सीखा ये आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे 2 किंग का नाम है, एक है मेनंदर और एक है हेलियोडोरस। इनका डिटेल्स आपको याद रखना है। अगर आपको भी ऐसे अलग अलग फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल करना पसंद है तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि मौर्यन डायनेस्टी के खत्म होने के बाद नॉर्थ इंडिया में आए थे। तो यहाँ पे पहला रूलर का नाम है रुद्रदमन, जिन्होंने शासन किया था 130 से लेकर 150 सी तक। इनके बारे में लिखा है द एडिक्ट इनग्रेव्ड ऑन गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़ दैट इज इन गुजरात प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीरियड ऑफ रुद्रदमन। गिरनार की पहाड़ियों में जो कि जूनागढ़ गुजरात में है वहाँ पे बहुत सारे एडिक्ट्स मिले हैं, यानी कि पत्थरों पे जो पहले लिखा जाता था वो हमें मिला है, जिसमें कि हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है रुद्रदमन के पीरियड का। इट शोज दैट देयर वाज पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन हिज किंगडम, और इससे हमें पता चलता है कि उनके किंगडम में पीस थी यानी कि शांति थी, और प्रोस्पेरिटी थी यानी कि किसी को पैसे की कमी नहीं थी उस समय। ही हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस हिम, उनके पास मिनिस्टर्स का एक ग्रुप हुआ करता था उनको एडवाइस करने के लिए। ही इशूड सिल्वर कॉइन्स ऑन विच हिज फिगर वाज इनग्रेव्ड, उन्होंने
इन्होंने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था जिसमें कि उनका फिगर इनग्रेव किया हुआ था, उन्हीं का फोटो बना हुआ था। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प हिज पीपल, वो हमेशा तैयार रहते थे अपने लोगों की मदद करने के लिए। ही रिपेयर द सुदर्शन लेक इन कथियावाड़ गुजरात इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड इरिगेशन फैसिलिटीज, खेतों में पानी पटाने में दिक्कत ना हो इसीलिए उन्होंने सुदर्शन लेक को बनवाया था, फिर से उसको रिपेयर करवाया था। ओरिजिनली सुदर्शन लेक किन्होंने बनवाया था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, मौर्यन डायनेस्टी के राजा थे वो। और उसी को रिपेयर फिर किसने करवाया? रुद्रदमन ने करवाया। और सबसे लास्ट में लिखा है ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत, उन्हें संस्कृत बहुत पसंद था। द रूल ऑफ शक डायनेस्टी केम टू एन एंड आफ्टर 200 ईयर्स इन द 4th सेंचुरी सी, और शक डायनेस्टी का जो एंड है 4th सेंचुरी के एंड आते आते खत्म हो जाता है। द शक रूल वॉज फॉलोड बाय पार्थियंस एंड देन बाय कुशन्स, और शक डायनेस्टी के खत्म होने के बाद पार्थियंस आ जाते हैं और फिर उनके खत्म होने के बाद फिर कुशन्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें शक डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट राजा के बारे में पता चल गया जो कि थे रुद्रदमन, और इन्होंने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया था। और इनका डिटेल्स यहाँ पे हम आपको बता दिए, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इनके बारे में अगर पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हैं। शक डायनेस्टी के खत्म होने के बाद पार्थियंस आए थे जिनके बारे में यहाँ पे हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें अब डायरेक्टली कुशन डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू चाइनीज हिस्टोरियन एंड ट्रेवलर्स कुशन बिलोंग टू द प्रोविंस ऑफ केन्स ऑफ वेस्टर्न चाइना। ये जो कुशन्स थे कहाँ से आए थे? वेस्टर्न चाइना से आए थे, और पर्टिकुलरली अगर हम लोग बोले तो केन्स से आए थे, ये एक जगह का नाम है। दे वर नोन एज यू ची, और इनको यू ची नाम से जाना जाता था चाइना में, जिनको अभी हम लोग इंडिया में कुशन्स बोलते हैं, चाइना में इसको यू ची बोला जाता था। दे वर डिफीटेड बाय द हुन्स सो दे मूव्ड आउट टुवर्ड्स इंडिया एंड सेटल्ड इन अफगानिस्तान आफ्टर डिफीटिंग द सक्स। ये जो कुशन्स थे इनको चाइना में हुन्स ने हरा दिया था, और उनसे हारने के बाद ये लोग इंडिया में आ गए, और इंडिया में आकर इन्होंने सक्स को हरा दिया और फिर इंडिया में अपना राज्य स्थापित कर लिया। दे एक्सटेंडेड देयर टेरिटरी टू सिंध, पंजाब एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ गंगेटिक बेसिन। इन्होंने सिंध पे कब्जा कर लिया, पंजाब पे कब्जा कर लिया, और गंगा के किनारे जितने भी राज्य हैं उस पे इन्होंने कब्जा कर लिया। कुशन डायनेस्टी के ही एक इंपॉर्टेंट राजा के बारे में यहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ना है जिनका नाम है कनिष्क, और इन्होंने 78 से 101 सी तक शासन किया था। इनके बारे में लिखा है ही वॉज द मोस्ट एबल एंड पावरफुल कुशन रूलर, सभी कुशन रूलर्स में से सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा योग्य जो राजा थे वो कनिष्क ही थे। ही सपोर्टेड बुद्धिज्म होल हार्टेडली, ये बुद्धिज्म धर्म को दिल से सपोर्ट करते थे। मेनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट ड्यूरिंग हिज पीरियड, और इनके पीरियड में बहुत सारे मोनेस्ट्रीज बनाए गए। मोनेस्ट्री हम लोग किसको बोलते हैं? जो बुद्धिस्ट लोगों का जो टेम्पल होता है उसी को हम लोग मोनेस्ट्री बोलते हैं। द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग हिज रेन, जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल था वो उन्हीं के राज्य में हुआ था। यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है? ये एक बुद्धिस्ट लोगों का ऐसा सम्मेलन होता है, मीटिंग हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें वो लोग अपने धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो चौथा मीटिंग हुआ था ना, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, इन्हीं के राज्य में हुआ था। ही वाज अ फॉलोअर ऑफ महायाना ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का दो ब्रांच होता है, एक होता है महायाना और एक होता है हीनयाना, तो ये महायाना को फॉलो करने वाले थे। कनिष्क वाज अ ग्रेट लवर एंड पैटर्न ऑफ लर्निंग, उन्हें सीखना बहुत अच्छा लगता था, वो उसको बढ़ावा देते थे। ही प्रोपगेटेड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उन्होंने संस्कृत भाषा और साहित्य को बढ़ावा दिया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी कि कला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। साइंस यानी कि विज्ञान को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। मथुरा, सारनाथ, अमरावती एंड गांधार वर द मेन सेंटर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स। उस समय मेनली मथुरा, सारनाथ, अमरावती और गांधार को लर्निंग सेंटर माना जाता था। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मथुरा में और गांधार में अभी भी आर्ट स्कूल है जो कि उसी समय बनाया गया था। ही हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट स्कॉलर, वो खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क, अश्वघोष जो कि एक राइटर का नाम है, रोट अ एपिक, उन्होंने एक महाकाव्य लिखा था, बुद्ध चरित इन संस्कृत। यहाँ पे बुक का नाम दिया गया है बुद्ध चरित, जो कि अश्वघोष ने लिखा था और किसके पीरियड में लिखा था? कनिष्क के पीरियड में लिखा था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। कनिष्क इज ऑल्सो नोन फॉर हिज फाइन कॉइन, कनिष्क को इसीलिए भी जाना जाता है क्योंकि उनके समय जो कॉइन्स है वो बहुत अच्छे बनने लगे थे। ही स्टार्टेड द शक इरा इन CE 78, उन्होंने एक नया संवत, नया इरा स्टार्ट किया था जिसको हम लोग बोलते हैं शक इरा या शक संवत बोलते हैं। दिस इरा इज नाउ यूज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट एज नेशनल इरा, और इसी इरा को, इसी संवत को नेशनल इरा माना जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ? द कुशन्स एडॉप्टेड हिंदुइज्म, बाद में जो कुशन रूलर्स आए कनिष्क के बाद उन्होंने हिंदुइज्म को अपना लिया। द लास्ट कुशन रूलर इन इंडिया वाज वसुदेव, और सबसे अंतिम कुशन रूलर जो हुए वो वसुदेव थे। यहाँ पे शक कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में दिया गया है। द इंडियन नेशनल कैलेंडर समटाइम्स कॉल्ड द शक कैलेंडर इज एन ऑफिशियल कैलेंडर इन यूज इन इंडिया, इसको एज अ ऑफिशियल कैलेंडर माना जाता है, यूज किया जाता है, और इसको हम लोग शक कैलेंडर बोलते हैं या इसको हम लोग हिंदू कैलेंडर भी बोलते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बुद्धिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिसमें कि कनिष्क जो थे वो महायाना को फॉलो करते थे। उसी के बारे में यहाँ पे हमें डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे लिखा है बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट। बुद्ध भगवान जो थे वो सिर्फ एक टीचर थे, भगवान नहीं थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है महायाना और हीनयाना के बारे में। ये बुद्धिज्म का ही दो कैटेगरी है और इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है।
अब जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है उसका टाइटल है इफेक्ट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ इंडिया। जब सेंट्रल एशिया से इन्वेडर्स नॉर्थ इंडिया में आए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट इसको कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस जब भी हम आपके क्लास के लिए अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुरू में यहाँ पे बताया गया द कॉन्टैक्ट विद ग्रीक्स, शक, पार्थियंस एंड कुशन्स मेड अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। जब ये चारों इन्वेडर्स इंडिया में आए थे तो इसके कारण इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। टिल देन इंडियंस वर यूजिंग अनस्टिच्ड क्लोथ, यानी कि उनके आने से पहले इंडियंस जो थे बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते थे। द कुशन्स इंट्रोड्यूस टू यूज द स्टिच्ड क्लोथ लाइक कोट्स, लॉन्ग बूट्स, ट्राउजर्स एंड ट्यूनिक्स। कुशन्स जो इंडिया में आए थे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिला हुआ कपड़ा पहनना, तो उसके बाद इंडियंस जो थे वो सिला हुआ कपड़ा पहनने लगे। यहाँ पे बहुत सारे कपड़ों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि कोट हो गया, लॉन्ग बूट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ट्यूनिक्स हम लोग किसको बोलते हैं, जो लंबा गाउन होता है उसको हम लोग ट्यूनिक्स बोलते हैं। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ हेलमेट्स, और उन्होंने ही हेलमेट्स को यूज़ करना सबको सिखाया। दे ऑल्सो एडॉप्टेड इंडियन रिलीजन एंड बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, और वो यहाँ पे आए और यहाँ पे इंडियन रिलीजन को उन्होंने अपना लिया और इंडियन सोसाइटी के ही पार्ट बन गए। Kushans were accepted as Kshatriyas and they worshipped Shiv and Vishnu. क्षत्रिय माना गया और वो शिवजी और विष्णु जी की पूजा करते थे। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड आवर आर्ट एंड आर्ट ऑफ क्वाइनेज, और उनके कारण हमारा जो क्वाइनेज यानी कि क्वाइन बनाने का जो तकनीक था उस पर भी इफेक्ट पड़ा। दे वर द फर्स्ट रूलर्स टू इशू राउंड शेप्ड क्वाइंस विथ इमेजेस ऑन बोथ साइड्स, और इन्होंने ही गोल शेप का क्वाइन बनाना स्टार्ट किया था और उस क्वाइन के दोनों साइड में इमेज हुआ करता था, यानी कि फोटो हुआ करता था। यहाँ पे हमारा पहला सब टॉपिक है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द कॉन्टैक्ट विद ग्रीक, शक, पार्थियंस एंड कुशन मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। इनके कांटेक्ट में आने के बाद इंडिया के आर्ट यानी कि कला और आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला, जो बिल्डिंग बनाने का जो कला होता है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड में इन दोनों स्कूल ऑफ आर्ट का डेवलपमेंट हुआ। द आर्ट ऑफ स्कल्पचर वॉज ऑल्सो डीपली इन्फ्लुएंस्ड, और स्कल्पचर यानी कि मूर्ति बनाने की जो कला थी उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया। देयर सब्जेक्ट्स वर इंडियन बट ग्रीक इन स्टाइल, दैट इज हेयर एंड फेस। वो लोग हमेशा भारतीय देवी देवताओं की ही मूर्ति बनाते थे, लेकिन वो लोग हमेशा ग्रीक स्टाइल में मूर्ति बनाते थे, यानी कि अगर आप मूर्ति को देखोगे तो उसका जो हेयर्स होगा वो ग्रीस के लोगों जैसा होगा और उसका फेस का जो कटिंग होगा वो भी आपको ग्रीस के लोगों जैसा ही मिलता जुलता दिखेगा। द ग्रीक्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन थिएटर बाय इंट्रोड्यूसिंग द यूज ऑफ यवनिका, दैट इज कर्टेन ऑन द स्टेज। और जो ग्रीस से लोग आए थे ना, उन्होंने ही कर्टेन को इंट्रोड्यूस किया था। अभी आप लोग देखे होंगे कि जब स्टेज पे नाटक होता है ना, तो जब सीन चेंज होता है तो उसके बीच में पर्दा लगता है ना, तो वो पहले पर्दा नहीं लगाया जाता था। तो जब ये लोग आए तो ये लोग लगाना शुरू किए, उसके बाद आज तक कर्टेन्स को यूज किया जाता है स्टेज पे। आगे यहाँ पे लिखा है लुक एट द टू इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड फाइंड आउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन टू स्कूल ऑफ आर्ट। यहाँ पे बुद्ध भगवान का दो मूर्ति दिया गया है, एक बना है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में और एक बना है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है आप आसानी से देख सकते हैं। पहले तो यहाँ पे हेयर्स का डिफरेंस आपको दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे फेस का जो कटिंग है उसका डिफरेंस आपको दिखेगा। अब जो अगला टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ग्रीक, शाक, पार्थियंस और कुशन के आने के बाद इंडियन साइंस और टेक्नोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ा, यहाँ पे हम लोग को जानना है। यहाँ पे लिखा है इंडियंस अपडेटेड देयर नॉलेज इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। इंडियंस जो थे एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी डेट हुआ, उन्हें बहुत कुछ और भी जानने को मिला इन दोनों फील्ड्स में। एस्ट्रोनॉमी साइंस का वो पार्ट होता है जिसमें कि हम लोग स्पेस, यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स ये सब के बारे में पढ़ते हैं, और एस्ट्रोलॉजी साइंस का वो पार्ट होता है जिसमें कि हम लोग स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉन्स्टेलेशन ये सब का पोजीशन जान के, ये सब का पोजीशन को कैलकुलेट करके हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये दोनों साइंस का उस समय बहुत डेवलपमेंट हुआ। द टर्म होरोस्कोप हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक टर्म होराशास्त्र। ये होराशास्त्र एक ग्रीक वर्ड है जिससे कि होरोस्कोप बना है। होरोस्कोप का मतलब होता है जन्म कुंडली, ये इंग्लिश वर्ड है। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर शूज स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी पीरियड में चमड़े का जूता बनाया जाने लगा। रेड पॉटरी यानी कि लाल मिट्टी का बर्तन, यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स ऑल्सो बिकेम पॉपुलर, और पका हुआ ईंटा यानी कि जला के जो पकाया जाता है ईंटा, उसका भी यूज उस समय पॉपुलर हुआ। गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया वर मेड बाय द कुशन्स यूजिंग रोमन स्टाइल, और जो कुशन्स थे वो सोने का सिक्का बनाए थे और वो रोमन स्टाइल में बनाए थे। रोमन साम्राज्य जो था वो भी बहुत फेमस था उस समय। ग्लास वर्क वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, और जो भारत में शीशे का कलाकृति बनाया जाता था उसमें भी बहुत सारा बदलाव देखने को मिला। सबसे अंतिम टॉपिक है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इस पे क्या इफेक्ट पड़ा उनके आने के बाद, तो यहाँ पे लिखा है देयर वाज अ गिव एंड टेक बिटवीन इंडियन लैंग्वेजेस, ग्रीक एंड अदर लैंग्वेजेस। उस समय गिव एंड टेक चलता था, यानी कि आप कुछ वर्ड्स हमारे लैंग्वेज से ले लो और आपके लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे, इस टाइप का चलता था ड्यूरिंग दिस पीरियड। वी हैव अडॉप्टेड मेनी वर्ड्स फ्रॉम देम, हमने बहुत सारे वर्ड्स उनसे लिए, जैसे कि होरा जिससे कि होरा शास्त्र बना है, होरोस्कोप जिससे बना है, कलम, प्लेग, सुरंग, ये सब ग्रीक वर्ड है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद द ग्रीक्स ऑल्सो एडॉप्टेड मेनी संस्कृत वर्ड्स, और जो ग्रीक्स थे ना उन्होंने भी संस्कृत से बहुत सारे वर्ड्स लिए, जैसे कि कर्पस
उसके बाद शर्करा, वैदुर्य एटसेट्रा, ये सब कुछ संस्कृत वर्ड है जो कि ग्रीक लोग यूज़ करते हैं और हम लोग को पता नहीं है इसका क्या मतलब होता है। द नोटेड स्कॉलर पतंजलि अर्न ग्रेट फेम फॉर द इवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेज एंड ग्रामर। और एक स्कॉलर थे, एक विद्वान थे जिनका नाम यहाँ पे पतंजलि है, वो उस समय बहुत फेमस हुए थे क्योंकि वो वर्ड्स पे, लैंग्वेज पे और ग्रामर पे बहुत उनका कमांड था। ही ऑल्सो रोट महाभाष्य, महाभाष्य एक बुक का नाम है ड्यूरिंग दिस पीरियड विच इज़ अ ग्रेट स्टडी ऑन इवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स एंड ग्रामर। ये जो बुक है 2 चीज़ पे लिखा गया, इवोल्यूशन ऑफ वर्ड यानी कि वर्ड्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ और ग्रामर में क्या क्या रूल्स है उनके बारे में एक बुक ये लिखे थे पतंजलि, और उसी बुक का नाम है महाभाष्य और वो उसी पीरियड में लिखा गया था। तो ये सब जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस किए वो सब आपको याद रखना है। ये सब पॉइंट आपको याद रहेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर रटना नहीं पड़ेगा, सबका आंसर आप ऑटोमेटिकली दे दोगे। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी कर लिया। आई होप आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा और एग्जाम में अगर चैप्टर के 20 से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको भी बहुत आसानी से आंसर कर पाओगे। अगर आपको किसी और चैप्टर के लिए ऐसा वीडियो चाहिए जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, जितना जल्दी हो सकेगा हम उस वीडियो को भी अपलोड कर देंगे। DAV क्लास 6 के सोशल साइंस के किसी और चैप्टर का वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट को